कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने सामाजिक विज्ञान विषय एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पहला अध्याय जो भूगोल आपकी पाठ्य पुस्तक लगती है उसमें पढ़ रहे थे मृद संसाधन और विकास, जिसमें हमने विभिन्न संसाधनों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले इस अध्याय में हमने जाना कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार और संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है और उसका किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। साथ ही हमने पिछले वीडियो में भूमि निम्नीकरण क्या होता है और उसके किस तरह से उसका बचाव किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो आज अपने एक नए संसाधन उसी अध्याय में पढ़ेंगे जिसका नाम है मृदा संसाधन। मृदा यानी मिट्टी, जो कि हमारी भूमि होती है उसके ऊपर की जो परत होती है उसको बोला जाता है, कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है उपजाऊ उसको बोला जाता है मिट्टी या मृदा। कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटरों तक भी ये होती है। मृदा, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो ये याद रखना, ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय योग्य है, यानी ऐसा संसाधन जो बार बार बन जाता है। तो मृदा का जो निर्माण है वो समय के साथ होता रहता है। जो चट्टानें होती हैं वो टूटती रहती हैं, टूट के छोटे कणों में उनसे मृदा बनती रहती है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी मिट्टी को बनने में बहुत साल लगते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच है, जनक सेल जिसको कि सशस्त्र सेल भी बोला जाता है, यानी चट्टान, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद यानी बहती हुई बर्फ और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। तो मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में ये आते हैं, कौन से? तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं, यानी ये दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं में निम्नलिखित प्रकार हैं। यानी भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो भारत में जो मुख्यतः मृदा पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। तो मैं आपको एक चित्र पे ले चलता हूँ, भारत का मानचित्र, वहां पर आप जाके देखिए। ये है भारत का मानचित्र आपकी स्क्रीन पर इस समय। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है, हम यहाँ देखते हैं साइड में बॉक्स में, ये देखो जलोढ़ मृदा जो हल्का हरा रंग में आपको दिख रहा है, जलोढ़ मृदा ये क्षेत्र है भारत का जहाँ की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ये उत्तर का मैदान जो है वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मिट्टी मानी जाती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी ये नदियां जो निक्षेप, जो गाद लेकर आती है अपने साथ, वो बिछती जाती है और उससे ये मृदाएं बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी, यानी नदियां जहां समुद्रों में गिरती है उससे पहले डेल्टा बनाती है, तो उस डेल्टाओं में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये इस प्रकार की होती है ये मिट्टी। आप देखें जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका यानी छोटे छोटे महीन कण मिट्टी के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे हिमनदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, यानी हम डेल्टा से जब ऊपर की ओर पर्वतों की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है।
नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग, इसमें मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ जो पाई जाती है मिट्टियाँ वो मोटे कणों वाली होती है। बाद में वो मिट्टी बहती बहती नदी के साथ छोटे कणों में घिसती जाती है, टूट जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान, जिनको कि द्वार या चो क्षेत्र कहते हैं या तराई कहते हैं, वहाँ पर आमतौर पर मिलती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा है वो दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। यानी पुरानी जो मिट्टी है, पुराना जो जलोढ़ है वो बांगर कहलाता है। नया जलोढ़ या नई जो मिट्टी होती है वो खादर कहलाता है। ये महत्वपूर्ण है। बांगर और खादर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं आयु के अनुसार। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाती है, नई जो जलोढ़ मिट्टी है वो खादर कहलाती है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, यानी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ये होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं क्षारीय होती हैं और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो ये थी जलोढ़ मृदाएं, जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो कि उत्तर मैदान में पाई जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर। अगली मृदा है काली मिट्टी। काली मिट्टी, हम भारत का मानचित्र देखते हैं, आप देखिए, ये देखिए, ये जो रंग दिखाई दे रहा है ये काली मिट्टी, विशेष करके जो मध्य भारत है, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार इसको बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। किन मृदाओं को रेगर मृदा भी कहा जाता है? तो वो है काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? काली कपास मृदा। क्यों? क्योंकि कपास की जो खेती है उसके लिए ये सबसे अधिक उपयुक्त होती है। आप देखें, ये जो मिट्टी है इसमें ये दरारें भी पड़ जाती हैं। शुष्क होने पर जब शुष्क हो जाती हैं तो इस प्रकार की इस मिट्टी में ज्यादा दरारें पड़ती हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है, यानी लावा सेलों से बनी हुई है, ये आग्नेय सेलों से बनी हुई है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखें, जिससे इनमें अच्छी वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए जुताई मौसम मानसून प्रारंभ होने की पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो आज हमने दो मिट्टियां पढ़ी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। साथ ही मृदा कैसे बनती हैं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आशा है सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम मिट्टियों के जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।